हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, मैं आपको यहाँ बीपीएससी द्वारा पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों का संग्रह देने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैं 50 साइंस के प्रश्नों को दे चुका हूँ। ठीक है, आज फिर से दूसरे वीडियो में मैं 50 साइंस के प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन है शुष्क पत्तियों से, बी शुष्क तने से, सी पुष्पकली से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पुष्पकली से। ठीक है, यानी सी नंबर सही होगा। बी नंबर, ओंकोजीन किससे संबंधित है? ए तपेदिक से, बी पीलिया से, सी कर्क रोग से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कर्क रोग से, सी नंबर सही होगा। यानी ओंकोजीन ओंकोलॉजी का मतलब होता है कैंसर का स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ओंकोलॉजी। तो ये कर्क रोग को हम लोग कैंसर रोग भी कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, ओंकोजीन का संबंध किससे है? कर्क रोग से है, यानी कर्क रोग मतलब कैंसर रोग। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर देखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम, ए नंबर ऑप्शन सोडियम, बी कैल्शियम, सी लोहा और डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा ए सोडियम। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? ए नंबर ऑप्शन सुनिए आर्थर कोनबर्ग, बी रॉबर्ट हुक, सी एडवर्ड जेनर और डी जोसेफ लिस्टर। तो इसका सही आंसर होगा ए आर्थर कोनबर्ग। आर्थर कोनबर्ग ने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। वर्ग को वर्ष 1959 में औषधि के क्षेत्र में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए के परखनली जांच संश्लेषण के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था। कोनबर्ग न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के डॉक्टर सेवेरा ओचोवा के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिएगा 5 नंबर कि वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ए नंबर ऑप्शन सुनिए सोडियम, बी पोटेशियम, सी प्लूटोनियम और डी यूरेनियम। इसका सही आंसर होगा प्लूटोनियम यानी कि सी। इस देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त, यानी कि पहले हिरोशिमा में 6 अगस्त में गिराया गया था, उसके बाद 9 अगस्त में नागासाकी में गिराया गया था परमाणु बम। ठीक है, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ये दोनों याद रखिएगा। यानी जापान के नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जो बम गिराया था उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था, जबकि हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त को बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। आप दोनों बात को अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ए ऑप्शन न्यूटन, बी डाल्टन, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर होगा सी कोपरनिकस। ठीक है, 7 नंबर का सवाल देखिएगा कि कॉस्मिक किरणें यानी कॉस्मिक किरणें होती है। ठीक है, ए आवेशित कण, बी भी आवेशित कण लिखा गया है, गलत लिखा गया है। ठीक है, और सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। ठीक है, उसमें देखिएगा 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ए कार्बन। 9 नंबर का देखिएगा,
तीव्रता एवं पवित्रता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है? ए तंबाकू, बी अल्कोहल, सी आयनीय विकिरण और डी पराबैंगनी किरण। तो इसका सही आंसर होगा सी आयनीय किरण। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रेडियोधर्मी पदार्थ वह भौतिक पदार्थ है जो कि आयनीकरण विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ऊर्जा से निकलने वाली एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, ये किरणें जो है रेडिएशन, ये किरणें ही रेडिएशन हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयनीय विकिरण। हालांकि देखिए ये पराबैंगनी विकिरण भी क्या होता है कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको ये भी बात पता होगा जो ओजोन परत है, ओजोन जो परत है वो पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचा लेता है। आपको इसके बारे में भी पता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख कर पृथ्वी को भयंकर गर्मी से बचा लेता है, ठीक है। तो ये आयनीय विकिरण ही है जिसके वजह से कर्क रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। कर्क रोग मतलब कैंसर रोग, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी आयनीय विकिरण। नेक्स्ट 10 नंबर में देखिएगा, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। ए संक्रामक रोगों के, बी वायु रोगों से, सी जलजन्य रोगों से और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जलजन्य रोगों से, सी। टाइफाइड तथा कॉलेरा जो है ये जलजन्य रोग हैं। 11 नंबर, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है थे। ए हरगोविंद खुराना, बी एस चंद्रशेखर और सीवी रमन। यानी ए हरगोविंद खुराना और सीवी रमन, बी एस चंद्रशेखर और सीवी रमन, सी सीवी रमन और एस एन बोस और डी हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर होगा डी हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, ठीक है। 12 नंबर देखा जाए, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। ए एस एन बोस, बी एच जे भाभा, सी एस चंद्रशेखर, डी एस एस भटनागर। तो इसका सही आंसर होगा एच जे भाभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। 13 नंबर का सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है ए एस एस भटनागर को, बी विक्रम साराभाई को, सी एस जेड कासिम को और डी सी वी रमन को। इसका सही आंसर होगा बी विक्रम साराभाई को, ठीक है। 14 नंबर का सवाल देखिएगा कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन पहले सुन लीजिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए और सी सांस्कृतिक समाज की प्रगति के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 15 नंबर का सवाल देखिएगा, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? ए 500 केजी, बी 1000 केजी, सी 5000 केजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर सही होगा, 1000 केजी होता है, ठीक है। 16 नंबर का सवाल देखिएगा कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। ए हाइड्रोजन की परमाणुविक संरचना की व्याख्या के लिए, बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, सी प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिएगा, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ए दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, बी दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, सी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 18 नंबर का सवाल देखिएगा, एम्फीबिया बताता है, यानी कि जिसको बोलते हैं उभयचर प्राणी, ठीक है। ए बहुत तेजी से चलने वाले नामों को, बी केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, सी केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को और डी है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। यानी कि ऐसे जीव जो जल तथा स्थल दोनों जगह रहता है उसे एम्फीबिया कहते हैं और इसका सही ऑप्शन होगा डी, जैसे फ्रॉग,
ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह ए नंबर, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। बी, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। सी, यह दलदली क्षेत्रों में होती है। डी, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा ए, यानी यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? लगभग ए 8 मिनट 20 सेकेंड, बी 8 मिनट 40 सेकेंड, सी 10 मिनट 20 सेकेंड और डी 5 मिनट 10 सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 नंबर का सवाल, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ए, लोहा क्रोमियम का, बी, लोहा क्रोमियम निकेल का, सी, लोहा और ग्रेफाइट का और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लोहा क्रोमियम और निकेल से स्टेनलेस स्टील धातु बनी होती है, ठीक है। यानी लोहा क्रोमियम और निकेल। 21 नंबर का क्या होगा? बी नंबर सही है। 22 नंबर, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, बी, मोमबत्ती का जलना, सी, दूध से दही का बनना और डी, पानी में चीनी का घुलना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, पानी में चीनी का घुलना। अब सवाल है भौतिक परिवर्तन क्या है? यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई भी चीज़ अपने मूल अवस्था से दूसरे रूप में बदल जाता है और पुनः बदले हुए अवस्था से मूल अवस्था में रिटर्न आ सकता है, बदल सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि मूल अवस्था से यदि वह रूपांतरित हो जाती है, पुनः वह अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाता है, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस चीज़ को डिफिनेशन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है। 23 नंबर का देखिएगा, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब जब भाप गुजरती है, सॉरी यहाँ पर भाप होगा, भाप गुजरती है ऊपर से। ए, एल्युमिनियम के, बी, तांबे के, सी, कार्बन के, डी, नन। तो इसका सही आंसर होगा ए, एल्युमिनियम के। उसके बाद 24 नंबर का सवाल देखिएगा कि वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? ए, भौतिकी में, बी, गणित में, सी, रसायन शास्त्र में, डी, प्रायोगिक मनोविज्ञान में। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रायोगिक मनोविज्ञान में। उसके बाद 25 नंबर का सवाल देखिएगा, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। ए, दूरबीन के आविष्कार के लिए, बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के, सी, कैलकुलस की खोज के लिए, डी, मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन के लिए। तो निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं, इसका सही आंसर होगा बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के, ठीक है। 26 नंबर का सवाल देखिएगा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ए, जस्ता, बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, सी, अमोनियम क्लोराइड, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, यानी कि 26 नंबर का सी सही आंसर होगा, ठीक है। 27 नंबर का, जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है? ए, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, ये वैदिक लिख गया, विद्युत होगा, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर होगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। जबकि मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर, आकाश नीला दिखता है क्योंकि ए, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। सी, नीला रंग नेत्र को अधिक ग्राही है। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 28 का बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, ठीक है। 29 नंबर का सवाल देखिएगा, 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है ए, 1/10 ml, बी, 1/100 ml, सी, 1/1000 ml और डी, 1/10,000 ml। तो इसका सही आंसर होगा 29 का सी, यानी 1/1000 ml।
उसके बाद देखिएगा सी में 30 नंबर का सवाल, अति चालक का लक्षण होता है ए उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, सी जीरो पारगम्यता और डी अनंत पारगम्यता। तो इसका सही आंसर होगा उच्च पारगम्यता, यानी 30 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद 31 नंबर का देखिएगा, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? ए द्रव का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। ठीक है। 32 नंबर में देखिएगा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर ए आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, बी आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, सी आप अपने कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं और डी आप कमरे को न तो गर्मी न तो ठंडा कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? 32 नंबर का सी, आप अपने कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। 33 नंबर का सवाल होगा, 33 नंबर का, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ए चुना पत्थर, बी पिच ब्लेंडी, सी रूटाइल और डी हेमेटाइट। तो इसका सही आंसर होगा बी पिच ब्लेंडी। ठीक है। उसके बाद 34 नंबर का सवाल देखिएगा, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है ए नाभिक के संलयन पर, बी नाभिक के विखंडन पर, सी उपरोक्त दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है। जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। उसके बाद 35 नंबर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ए CaSO4, बी CaSO4H2O, सी 2CaSO4H2O और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 2CaSO4H2O। 35 नंबर हो गया। 36 नंबर का सवाल देखिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, बी एसिटिक एसिड के कारण, सी टार्टरिक एसिड के कारण और डी साइट्रिक एसिड के कारण। तो इसका सही आंसर होगा डी साइट्रिक एसिड के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। 37 नंबर का सवाल देखिएगा, विरंजक चुरने के लिए कौन सा सत्य है? ए जल में अधिक मिला होता है, बी हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सी ऑक्सीकारक है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए नंबर सही है, जल में अधिक विलय होता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 38 नंबर, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ए गंध से, बी दृष्टि से, सी नृत्य से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए गंध से। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर का सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए 4, बी 12, सी 20 और डी 28। तो इसका सही आंसर होगा सी 20 दांत। यानी कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो सी 20 दांत। देखिए 2-1-2-3 ये मनुष्य का डेंटल फार्मूला होता है, लेकिन बच्चे का डेंटल फार्मूला क्या होता है? बच्चे के दांत का डेंटल फार्मूला होता है 2-1-2-0/2-1-2-0। इसको भी याद रख लीजिएगा। और बड़े का क्या होता है? 2-1-2-3/2-1-2-3। ठीक है। 40 नंबर का सवाल देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है? ए खोखली होती है, बी ठोस होती है, सी कीलक होती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका होगा ए खोखली होती है। 41 नंबर का सवाल देखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो ए 8, बी 30, सी 32 और डी 34। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि 8। इसका सही आंसर क्या होगा? ए 8। उसके बाद 42 नंबर का सवाल देखिएगा, आधुनिक मनुष्य के काल का पूर्वज है? ए जावा मानव, बी क्रो-मैग्नन, सी लिएंडरथल मानव और डी नन। तो इसका सही आंसर होगा बी क्रो-मैग्नन। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 43 नंबर का सवाल, इसमें कह रहे हैं माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? ए बीजों से, बी कटा तना से, सी इनमें से कोई नहीं, डी उपर्युक्त दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बी कटा तना से। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए 44 नंबर का सवाल कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है ए प्रोटीन, बी चर्बी और सी खनिज और डी जल। तो इसका सही आंसर होगा जल, यानी डी सही होगा। नेक्स्ट 45 नंबर देखिएगा, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है ए अदरक से, बी डालिया के जड़ों से, सी बालसम पुष्प से और डी आलू के कंद से। तो इसका सही आंसर होगा बी डालिया के जड़ों से। ठीक है। 46 नंबर का सवाल देखिएगा, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी जीन के संश्लेषण के लिए, सी नाइट्रोजन संश्लेषण के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है। 47 नंबर का सवाल देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है ए कमल, बी रेफ्लेसिया, सी गेंदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी रेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया है। ठीक है। 48 नंबर का सवाल देखिएगा, 48 नंबर का सवाल है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ए केला का, बी गन्ना का, सी आम का, डी कपास का। तो इसका सही आंसर होगा बी गन्ना, यानी तना काट जो है वो गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 49 नंबर का, मटर पौधा है, यानी मटर कहीं किस प्रकार का पौधा है? ए शाख, बी पुष्प, सी झाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर सही होगा, यानी मटर का पौधा शाख है। ठीक है। 50 नंबर का देखिएगा, विकास का मुख्य कारक है ए उत्परिवर्तन, इसको म्यूटेशन बोलते हैं, और बी हासिल किए गए गुण, सी लैंगिक जनन और डी प्राकृतिक वरण। तो इसका सही आंसर होगा विकास का मुख्य कारक क्या होगा? डी प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज, जो हॉलैंड के निवासी थे, उन्होंने दिया था। ठीक है। अब हम लोग देख लिए आज कितना प्रश्न, 50 प्रश्न देख लिए जो ऑलरेडी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, और यह भी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि ये रिपीट भी हो। ठीक है। इसलिए हम कल नेक्स्ट वीडियो, ये पहले वाले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को देखे थे जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। आज मैं पुनः आप लोगों को 50 क्वेश्चन दे रहा हूं जो ऑलरेडी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है सीडीपीओ के लिए, 67वीं बीपीएससी के लिए, आने वाला सचिवालय सहायक के लिए, और दरोगा का जो 2213 पोस्ट के लिए अभी एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए। ठीक है। तो मिला जुला करके आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से 50 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार और भी जितने भी क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी तक पूछा गया साइंस का है, मैं सारे क्वेश्चन को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। यदि हमारे वीडियो में नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक और कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। ठीक है। थैंक्स बाय राजीव दास।